नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ घर का चिराग ना दे पाने के कारण सास ने बहू को घर से निकाला तो बहू ने कर दिया ऐसा काम कि सास के होश ठिकाने आ गए। रात के 8 बज रहे थे। कमला जी बार बार दरवाजे की तरफ देखे जा रहे थे और कब तक 8 से 9 और 9 से 10 बज गए पता ही नहीं चला। एक एक मिनट कमला जी के लिए भारी हो रहा था, पर अब तक बेटी सपना का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने कई बार फोन भी करने की कोशिश की, पर उसका फोन भी नहीं लग रहा था। बाहर आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश हो रही थी। ये देख कमला जी की चिंता और बढ़ गई। हे भगवान, कहाँ रह गई मेरी बच्ची? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? सोचते ही मन तरह तरह की आशंकाओं से भर गया। उसने तुरंत जाकर ईश्वर के आगे हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, उसे सही सलामत घर पहुंचा देना। प्रार्थना करते करते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सपना डॉक्टर थी और मेरठ के एक बड़े हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। यूं तो हर रोज लगभग 9 बजे के आसपास घर आ जाया करती थी, परंतु आज रविवार है और आज के दिन वह गरीब बस्ती में फ्री में इलाज करने जाती थी। वह अपना काम निपटाकर 8 बजे तक आ जाती थी, पर आज पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। अगर कभी देर हो जाती थी तो फोन करके बता देती थी कि आने में समय लगेगा, पर आज तो ना उसने कुछ कहा और ना ही कोई फोन आया। कमला जी पूजा रूम से निकलकर एक बार फिर खिड़की से बाहर झांकने लगे, परंतु बाहर तेज बारिश की वजह से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कमला जी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक बार फिर से सपना को फोन लगाया, पर इस बार भी नहीं लगा। तब उन्होंने खुद को तसल्ली दी, आज बहुत तेज बारिश हो रही थी, हो सकता है इसी वजह से कहीं अटक गई होगी। फिर भी इतना समय कहाँ लग गया सोचकर उनकी धड़कनें तेज हो गई। बुरे ख्याल मन से जा ही नहीं रहे थे। वह ध्यान बटाने के लिए कमरे में इधर से उधर कमरे को नापने लगी। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला तो सामने सपना थी। माँ कुछ बोलती उससे पहले सपना ने तुरंत उन्हें गले से लगा लिया। माँ की बढ़ती हुई धड़कनें उनकी घबराहट देखकर सपना को समझते देर नहीं लगी। सपना ने माँ से अलग होते हुए कहा, आप क्यों इतना घबरा रही हैं? मैं ठीक हूं। बोलते हुए सपना अंदर आई और सोफे पर अपना बैग रख दिया। कहाँ रह गई थी अब तक? इतनी देर क्यों हुई? कमला जी ने जरा गुस्से से पूछा। सपना भी कुछ बोलती उससे पहले कमला जी ने एक बार फिर कहा, देखो मैं फिर कहती हूँ, अब रविवार को काम करना बंद कर दो, घर पर ही रहो मेरे साथ। मेरे लिए भी थोड़ा समय निकालो, मैं भी अकेले परेशान हो जाती हूँ। माँ, आप इतना क्यों नाराज हो रही हैं? आज देर हो गई, पर किस लिए हुई ये भी तो सुनो। और मैं काम क्यों छोड़ दूं? आप जानते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है बस्ती में जाना, उन्हें देखना। इससे मुझे कितना सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। हाँ जानती हूँ, पर अब कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो लोगों की सेवा करना और ये पुण्य कमाना। कुछ नहीं होता इन सबसे। बाहर लोगों की सेवा करो और घर में माँ अकेली पड़ी रहती है, ये तुम्हें अच्छा लगता है? मम्मी बस ना, क्यों इतना नाराज हो रही हो? अब आगे से ऐसा नहीं होगा और आज भी देर नहीं होती। अगर मैं इसे कैसे यकीन करूं कि आगे से देर नहीं होगी? क्यों यकीन करूं तुम पर? माँ, जब आप मेरी बात सुनेंगी तब आपको तुरंत यकीन हो जाएगा। फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी और आप खुद बोलेंगी कि बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रही है। अब मुझे घर पर बैठने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगी आप। सुनकर कमला जी चुप रह गई। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बताती हूँ, बोलकर सपना फ्रेश होने चली गई। कमला जी को भी बेटी पर पूरा भरोसा था, तो वह अब सामान्य रही।
सपना खाना लगाते हुए बोली, पता है, आज शाम को जैसे ही बोतल गिरने लगे मैं तुरंत वहां से निकल गई। अभी कुछ ही दूर निकली थी कि तेज बारिश होने लगी। खाली सड़क पर मैं कार तेजी से भगा रही थी। तभी अचानक सामने एक बूढ़ी औरत मेरी कार के सामने आ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वह कार के नीचे आ गई। फिर जब मैंने बाहर आकर देखा तो वह नीचे गिरी थी और बेहोश हो चुकी थी। मैंने उन्हें मोबाइल की लाइट में देखा। उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई थी, पर शायद डर के मारे वह बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर तक जब उन्हें होश नहीं आया तो मैंने तुरंत उन्हें कार में बिठाया और पास के हॉस्पिटल में ले गई। तो क्या हुआ, होश आया उन्हें? हाँ माँ, उन्हें होश तो आया, पर वो अभी भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जब चोट नहीं लगी तो फिर अचानक ऐसी हालत कैसी हो गई? माँ, क्योंकि वे बहुत बुजुर्ग और कमजोर हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मैंने उनका इलाज किया, उनके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं था। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? माँ ने खाना परोसते हुए पूछा। जो देखा वही बोल रही हूँ माँ, और सच बोल रही हूँ। अब कल जाकर देखती हूँ उनकी तबीयत कैसी है। अगर सुधार नहीं हुआ तो उन्हें लेकर अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगी। ठीक है बेटी? और हाँ, उनसे पूछ लेना कौन है, कहाँ रहती हैं, फिर उन्हें सही सलामत घर भी छोड़ देना। ठीक है माँ, उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचा दूंगी। सपना ने खाने का कौर अपने मुंह में लेते हुए कहा। एक पल के लिए चुप्पी छा गई। दोनों माँ बेटी चुपचाप खाना खाने लगी। खाते खाते कमला जी कुछ सोच रही थी। क्या हुआ माँ, आप कहाँ गुम हो गई? सोच रही हूँ आखिर कौन होगी वह महीने जो इतनी बारिश में सड़क पर घूम रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। कौन है वो? कहाँ से आई होंगी? तू डॉक्टर है या माइंड रीडर? ये तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, लेकिन आपके केस में मैं दोनों हूँ। हर चीज आप बहुत ज्यादा सोचने लगती हो, इसलिए आपको कुछ बताने का मन नहीं करता। अब कल उन्हें होश आ जाएगा तो पूछ लूंगी, और जहां उनका ठिकाना होगा वहां पहुंचा भी दूंगी। अब शांत रहिए माँ। फिर कुछ बोलने लगी, तब सपना ने चुप करा दिया। बस माँ, अब टॉपिक चेंज करते हैं। अभी अभी आपने कहा कि हम दोनों को साथ में थोड़ा समय बिताना चाहिए, और अभी अभी आप एक ही बात को पकड़ कर बैठी हैं। इतनी रात को आई हूं, आपने एक बार भी मेरे काम के बारे में नहीं पूछा। कैसा रहा मेरा दिन, कैसे थे आज के पेशेंट? अरे मेरी बच्ची, वैसे अब तो मैं तुझसे रोज बातें करती हूँ और ये तो रोज के टॉपिक, लेकिन आज तुमने जो कुछ कहा वह अलग और सोचने वाली बात है। बस इसलिए सोचने लगी। ठीक है, अब आप ज्यादा मत सोचो। बारिश बहुत हो रही है, आपको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लगती है, तो मैं हल्दी वाला दूध बनाती हूँ, हम दोनों साथ में पियेंगे। बेटी, तू जानते है ना, मुझे हल्दी वाला दूध पसंद नहीं है, तो तू पी लेना, मैं सादा दूध पी लूंगी। माँ, आपने जितनी देर में ये सब कहा उतनी देर के लिए मैं बहरी हो गई थी, तो मैंने कुछ नहीं सुना। हाँ, इससे पहले मैंने क्या कहा वह मुझे बराबर याद है। तो मैंने जो कहा आप करेंगी। तुम मेरी बेटी है, तुम्हें मेरी बातें माननी चाहिए, पर हर वक्त अपना रूल चलाती है मेरे ऊपर, और मुझे मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। माँ, तो माननी पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बहस कर रही थी कि तभी सपना का फोन बजा। लो बात करो, आगे आपकी लाडली बेटी का फोन। अब मुझसे ज्यादा अपनी बड़ी बेटी से नसीहत सुनो। अरे पहले तो बड़बड़ करने लगी, फोन तो उठा। हाँ बोलो। अरे मैं क्या बोल रही बहन, रीता भी अपनी बात पूरी करती। उससे पहले सपना ने कहा यही कि बारिश बहुत हो रही है, माँ को जल्दी सर्दी लगती है, उनका ख्याल रखना, हल्दी का दूध देती रहना, दवाई समय पर देना, वरना अपने मन से कभी लेंगी नहीं। ये बोलने वाली थी ना आप? बहन हंसने लगी। अरे मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मेरी बहन डॉक्टर है, उसे कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं है। दी, मैं तो सोच रही हूँ
कुछ मेडिसिन आपके लिए भी लिख दूं? कौन सी मेडिसिन और किस लिए बहन? मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। अरे दी, याददाश्त बढ़ाने वाली, दिन पर दिन आपकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है ना, इसके लिए। अच्छा, तो तुम मुझे भुलक्कड़ बोल रही हो? शुक्र है बहन कि तू सामने नहीं है, नहीं तो अच्छी खासी पिट जाती। वैसे ही इसे बचपन में पिट देती थी, उससे भी खतरनाक। चलो चुप करो, अब मैं वह छोटी बच्ची नहीं रही कि आपसे पिट जाऊंगी, बोलकर दोनों बहनें हंसने लगी। अच्छा लो, माँ से बात करो। हाँ बोलो बेटा, कमला जी ने कहा। माँ अपना ख्याल रखिएगा। अरे मैं ठीक हूँ बेटा, और तेरी बहन जो है मुझे कुछ होने देगी? तू बता, कैसी है? घर में सब कैसे हैं? बच्चे, दामाद जी? हम सब ठीक है, और आपको भी ठीक रहना ही होगा। आपके अलावा और हम बहनों का इस दुनिया में है ही कौन? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, अभी बहुत देर हो गई है, फोन रखो। सपना को कल सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। हाँ माँ, बोलकर दोनों ने फोन रख दी। इधर सपना तब तक 2 गिलास हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई, एक खुद लिया और एक माँ की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने दूध पीते हुए 10 मिनट टीवी देखा, फिर अपने कमरे में सोने चली गई। सोते सोते कमला जी ने एक बार फिर कहा, बेटी, कल जैसे ही बूढ़ी अम्मा को होश आई तो उनका नाम पता पूछना। मैं तो कहती हूँ कल मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, देख लूंगी उन्हें। माँ, मुझे लगता है आपको बताकर मैंने गलती कर दी। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हो। अरे मैंने कहा ना, जैसे उनको होश आएगा मैं उनसे पूछकर वहां उनको सही सलामत छोड़ दूंगी। आपको उस पर यकीन नहीं हो रहा है क्या? माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। माँ, अगर ऐसा रहता तो मैंने हॉस्पिटल लेकर जाती ही नहीं। अब चुपचाप सो जाओ, पूरी दुनिया के बारे में सोचने के लिए यही बैठी है। अब की बार, सपना ने थोड़े गुस्से में कहा, तो कमला जी कंबल उठाकर चुपचाप सो गई। बाहर अभी भी खूब तेज बारिश हो रही थी। सपना अपनी फोन में खो गई। इधर कमला जी कंबल के नीचे सोने की कोशिश तो कर रही थी, पर दिमाग में वह बूढ़ी अम्मा ही घूम रही थी। और सबसे बड़ी बात कि उनके दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी कि पिछले कई दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। ये बात उन्हें बार बार कचोट रही थी। हे भगवान, वो जो भी है उसे अपने परिवार से, अपनों से मिला देना। कमला जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए नींद की आंखों में समा गई। अगली सुबह सपना जरा जल्दी उठकर तैयार हो गई। वह घर से अस्पताल के लिए निकलने लगी कि एक बार फिर कमला जी बोलने को हुई। तुरंत उससे पहले सपना ने कहा, माँ, मुझे सब कुछ याद है, और हाँ, पहले मैं उन अम्मा से मिलने हॉस्पिटल ही जाऊंगी, उसके बाद ही काम पर जाऊंगी। बेटी मैं भी चलो तुम्हारे साथ? नहीं माँ, हॉस्पिटल क्यों जाओगी? जरूरत क्या है आपको? आपकी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। अगर आपको उनसे मिलना ही है तो एक बार फिर ठीक होकर घर चली जाती हैं, फिर मैं आपको उनके घर लेकर जाऊंगी, मिलवा दूंगी। बस कुछ, हाँ यही ठीक रहेगा, तो उनके घर जाकर ही मिल लूंगी। माँ ने अब थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद सपना घर से निकल गई और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए विदा हो गई। लेकिन अभी भी वह वृद्ध महिला अच्छी तरह से बोल नहीं पा रही थी। अम्मा, अब कैसा लग रहा है? अम्मा ने हाथ से इशारा किया। क्या अब अच्छा लग रहा है? ठीक हूँ। तब उन्हें उठाकर बिठाते हुए हल्का नाश्ता और जूस दिया। माफ कीजिए अम्मा, कल रात आप मेरी कार के सामने गिर गए थे। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मैं आपको देख नहीं सकी, पर इतनी तेज बारिश में आप सड़क पर अकेली कहाँ भागी जा रही थी? अम्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया। आपको पता है, कल रात मैं ही आपको यहाँ पर लेकर आई थी। मुझे लगता है आप काफी हद तक ठीक हो गई हैं और घर जा सकते हैं। तो बताइए, आपका घर क्या है? मैं छोड़ देती हूँ, और हाँ, कुछ दवाइयां मैं दे रही हूँ, आप लेते रहिएगा, कमजोरी दूर हो जाएगी आपकी, आप ठीक हो जाएंगे। सपना ने कहा तो अम्मा की आंखों में आंसू आने लगे, जिसे उन्होंने बहने से पहले ही रोक लिया। अम्मा, अब आप ठीक हो गए हैं, आपको कहीं चोट नहीं आई है। मुझे लगता है कमजोरी और डर की वजह से आप बेहोश हो गई थी।
एक बात और, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं, आपने पिछले कुछ दिनों से खाना क्यों नहीं खाया? अब इस उम्र में कौन सा उपवास कर रही हैं? अम्मा ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। अम्मा नहीं बोलेंगी, इन्हें लगता है मैं इनका उपवास तोड़वा दूंगी। इसलिए तो औरत होकर भी मुझे औरतों की हरकतें, आदतें पसंद नहीं आती। ये औरतें अपनी सेहत को नजरअंदाज कर सबके लिए व्रत उपवास करेंगी, सबके बारे में सोचे, पर अपने बारे में सोचने के लिए इनके पास समय ही नहीं है। देखो तो, इनका पैर कब्र में लटक रहा है, लेकिन नहीं, उपवास जरूर करेंगी। और पूछ रही हूं तो बोल भी नहीं रही हैं। मन ही मन बोलकर सपना दाएं बाएं सर हिलाकर रह गई। सपना ने एक बार फिर पूछा, अच्छा आपका घर कहाँ है? कहाँ रहती हैं आप? आपके बारे में कोई है तो बताइए, मैंने फोन करके बुला लेती हूँ। सपना की बात सुनकर इस बार अम्मा के सब्र का बांध टूट गया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हो? मैं आपको आपको घर छोड़ देती हूँ, आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा? अब की बार अम्मा ने धीरे से हमें सिर हिलाया। तो फिर जल्दी बताओ, आप कहाँ रहती हो? अम्मा ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, मंदिर। क्या? मंदिर? मंदिर के पास रहती हैं आप? पर कहाँ और किस मंदिर के पास? यहाँ से थोड़ी दूर पर है। अच्छा ठीक है, अब उठिए और चलिए मेरे साथ। फिर सपना ने अम्मा का हाथ पकड़कर अपनी कार में बिठाया और चल पड़ी उनके बताए रास्ते की तरफ। कुछ देर तक चलने के बाद वह मंदिर आ गया। तब अम्मा ने एक तरफ उतरने के लिए इशारा किया तो सपना ने उतार दिया। हाँ बताओ अम्मा, अब यहाँ से किस गली में घर है आपका? मैं वहां छोड़ देती हूँ आपको। जाऊंगी बेटा। अम्मा, क्या आप मुझे मार खिलवाना चाहती हो अपने घर वालों से? अगर आप फिर गिर गई तो तब तब तो सोच, सच में आपके घर वाले मेरी खटिया खाली कर देंगे। चलिए जल्दी बताइए, आप कहाँ रहते हैं, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब की बार अम्मा ने बहाना बना दिया, यही मंदिर में कुछ देर बैठूंगी, फिर घर जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी मेरी बच्ची, तुम अपने काम पर जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। देर तो सच में हो रही थी सपना को। उसने अम्मा को मंदिर के प्रांगण में बिठा दिया और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में जाते जाते उसने अपनी माँ को फोन लगाया, ये बताने के लिए कि अम्मा ठीक है और वह सही सलामत अपने घर पहुंच गई हैं। सुनकर कमला जी भी खुश हो गई। करीब 2-3 दिन बाद सपना फिर उसी रास्ते से गुजरी कि अम्मा इस समय मंदिर में रहती है, तो शायद उनसे मुलाकात हो जाए। एक बार देखती हूँ तबीयत कैसी है उनकी। तब मंदिर के पास जैसे ही रुकी तो अम्मा की नजर उस पर गई, तो वह छुपने की कोशिश करने लगी। तभी अम्मा का पैर फिसला और वह जोर से गिर गई। मुंह से आह निकली तो मंदिर के पुजारी भागकर उन्हें उठाने आए। तब तक सपना भी पहुंच गई। क्या हुआ अम्मा, कैसे गिर गई? और जब आपसे नहीं होती है ये पूजा तो क्यों आती हो मंदिर में? घर में क्यों नहीं बैठती? भगवान का नाम और पूजा घर में बैठकर भी लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि मंदिर में आकर पूजा करें। घर कहाँ जाएंगी, रहेगा तब ना। ये मंदिर ही उनका घर है, यही रहती हैं ये। पुजारी ने कहा तो सपना चौंक हो गई और अम्मा शर्म के मारे इधर उधर देखने लगी। अब सपना को एहसास हुआ कि अस्पताल में कोई क्यों नहीं आया, ना ही किसी ने खोज खबर ली। अब सपना को उनके बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी। लेकिन पंडित जी, इनका कोई ना कोई तो ठिकाना होगा। था, पर अब नहीं है। उनके बेटे बहू विदेश में रहते और जो घर में रहते हैं बहने रखने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ दिनों से यही रहती है मंदिर में। जो प्रसाद चढ़ता है वही खाती हैं और यही रात को सो जाती हैं। बेटा, मैं इसके आगे और कुछ नहीं जानता। अब जो पूछना है अम्मा से ही पूछ लो। सुनकर सपना काफी गंभीर हो गई। अब सपना को अम्मा से हमदर्दी होने लगी, पर वहां उनके सामने जाहिर नहीं होने दिया। वह उनके पास से हट गई और सोचने लगी कि क्या ये सच है? सच सच में कोई नहीं है,
नहीं तो अब तक कोई ना कोई जरूर आया होता। क्या करूं, मैं इन्हें लेकर अपने घर चली जाऊं? एक बार माँ से पूछती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। परंतु माँ ने फोन नहीं उठाया। तब सपना ने बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर अपने घर के लिए विदा हो गई। रास्ते में अम्मा सपना को प्यार की नजरों से देख रही थी। क्या हुआ अम्मा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सुनकर अम्मा भावुक होते हुए बोली, खूब खुश रहो मेरी बच्ची, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। बोलकर अम्मा ने उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया, जिससे सपना को एक अपनेपन का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो कोई खास और गहरा रिश्ता हो सपना का। मन हो रहा था अम्मा से पूछूं उनके परिवार वालों के बारे में, लेकिन नहीं पूछा, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। बेटा मुझे देखकर कहीं तुम्हारे घर वाले परेशान हो गए तो? अम्मा ने कहा कि बिल्कुल परेशान नहीं होंगे अम्मा, आप चिंता मत करो। बेटा, मैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरा नाम सपना है और मेरे घर में मैं और मेरी माँ रहती है। 2 बहनें और हैं, उनकी शादी हो चुकी है। भाई नहीं, और पापा हैं, वे बहुत पहले गुजर चुके हैं। और तुम्हारे पैर में क्या हुआ, तुम ठीक से चल नहीं पा रही? चोट लगी है? नहीं, पोलियो है। माँ कहती जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे पोलियो हो गया। भगवान भी ना अच्छे लोगों को ये तकलीफ देते हैं। सबला मुस्कुराकर रह गई। अम्मा भी चुप हो गई। क्या हुआ अम्मा, अब क्या सोचने लगी? मतलब तुम्हारी मम्मी ने अकेले तुम तीनों बहनों को पाला और पढ़ाया लिखाया? हाँ अम्मा, सपना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत हिम्मत वाली जान पड़ती है तुम्हारी माँ। हाँ वो तो है। कुछ इसी तरह बात करते हुए रास्ता कट गया और सपना घर पहुंच गई। अम्मा को लेकर घर पर गई तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। माँ शायद बाहर कहीं कुछ सामान लेने गई होगी। उसने अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोला और अम्मा को बेड पर बैठने के लिए कहा। फिर रसोई में जाकर उनके लिए एक गिलास पानी लाई और चाय बनाने लगी। अम्मा ने चाय पीने से इनकार कर दिया। वो सपना उनके लिए नाश्ता ले आई। अम्मा ने नाश्ता किया और दवाई खाई तो उन्हें नींद आने लगी। सपना उन्हें गेस्ट रूम में ले गई और बेड पर सुला दिया। सपना ने अस्पताल में फोन कर दिया कि आज जरा आने में देर हो जाएगी। कुछ देर में अम्मा सो गई और सपना बरामदे में बैठकर माँ के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब कमला जी आई और सपना को घर में देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। क्या हुआ बेटा, तुम वापस आ गई? आज हॉस्पिटल नहीं गई क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर क्या हुआ, क्यों वापस आ गई? और आई तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? सपना ने सारी बातें बता दी और ये भी कह दिया कि वह अम्मा को लेकर यहाँ आ गई है। सुनकर माँ ने कहा, बेटा यहाँ लेकर आ गई, वह ठीक तो है, लेकिन उनके घर में अगर कोई भी होगा तो वह कितना परेशान होंगे। नहीं माँ, कोई नहीं है उनके घर में, अकेली रहती, और वह भी मंदिर में। अगर कोई है भी उनके घर में तो अब तक कोई खोज खबर क्यों नहीं ली उन्होंने? ठीक है, कुछ दिन रहने दीजिए यहाँ पर। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तक मैं देख लेती हूँ, पता कर लेती हूँ, कोई सच में है तो उनके घर छोड़ दूंगी। क्या कहती हो आप? हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन अम्मा कहाँ है? वे भी आराम कर रही है। पता है, रास्ते भर बहुत प्यार से बातें करती आई हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा उनके साथ कोई पुराना रिश्ता हो। तुम्हें सबके साथ रिश्ता महसूस होने लगता है क्योंकि तुम अच्छी हो इसलिए, वरना आजकल का समय नहीं है बेटा, लोग अपनों से रिश्ता नहीं रखते। तुम तो अनजान से तो बहुत दूर की बात है फिर। हाँ, आपका कहना सही है माँ, मैं भी अभी चलती हूँ। उठेंगी तो आप बातचीत कर लेना और कह देना कि मैं शाम को आऊंगी। ठीक है बेटा, तू जा, मैं देख लेती हूँ। सपना जब चली गई तो कमला जी ने दरवाजा खोलकर धीरे से उस बूढ़ी अम्मा को देखा। वह कंबल उड़कर सो रही थी तो उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा और दरवाजा बंद कर बाहर आ गई। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद मन में आया
कि एक काम करती हूँ, उनके लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना देती हूँ, मैं भी खा लूंगी और उन्हें भी खिला दूंगी। फिर मैं रसोई में गई और झटपट खाना बनाने लगी। कुछ देर में खाना बन गया, लेकिन अम्मा अम्मा अब तक नहीं उठी। तो कमला जी ने सोचा जाकर उन्हें उठा देती हूँ, हो सकता है अनजान जगह फिर कमरे से बाहर ना निकली, उठेंगी तो खाना खाएंगी, फिर उन्हें अच्छा लगेगा, हमारी बातचीत भी हो जाएगी। मन में सोचते सोचते हुए दरवाजा खोल अंदर गई और धीरे से कम्बल हटाकर कहा, अम्मा उठ जाइए, खाना खा लीजिए। अम्मा कोई जवाब दे उससे पहले कमला जी ने फिर कहा, अम्मा उठिए, मैं सपना की माँ हूं, अब ठीक है, उठिए खाना खा लीजिए। ये बोलकर कमला जी ने कंबल हटा दिया, फिर उनकी बाह पकड़ जैसे उन्हें उठाकर बिठाया कि अम्मा का चेहरा देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ यही हाल बूढ़ी अम्मा का भी था। अम्मा कुछ बोलने को हुई, लेकिन आवाज मुंह में रह गई और बोल नहीं सकी। इधर कमला जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माँ जी, आप इस हालत में कैसे, क्या हुआ? घर में बाकी सब कैसे, कहाँ है? कमला जी की बात सुनते अम्मा जी की आंखों से आंसू ढलक गए। वह फूट फूट कर रोने लगी। वह बूढ़ी अम्मा कोई और नहीं, कमला जी की सास मीना जी थी। माँ जी, आप यूं इस तरह कैसे? घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? मीना जी जोरों से सिसकने लगी। क्या हुआ माँ जी, बताइए, आप क्यों रो रही हैं? बहू, तुम्हारी बद्दुआ रंग लाई, सो तुम्हारी बद्दुआ का फल है। तुम्हारे साथ जो हमने किया उसका फल भगवान ने मुझे जीते जी दे दिया। बेटा, ये आप क्या कह रही है माँ जी? क्या हुआ, साफ साफ बताइए ना। क्या कहूँ बहू, और कितना कहूँ? सबने मुझे घर से निकाल फेंक दिया, कोई रखना ही नहीं चाहता। सही कहते हैं लोग, अपना किया धरा हमें इस शर्म में भोगना पड़ता है। जिस बेटी बहू के लिए सब कुछ किया, सही गलत कुछ नहीं सोचा, उसी ने मिलकर मेरा ये हाल कर दिया। बोलते बोलते अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। कमला जी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, चुप हो जाइए माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप इस तरह रोएंगी तो और बीमार पड़ जाएंगी आप। अम्मा चुप हो गई, परंतु हिचकियां बंद गई थी। वही कमला जी की आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा हो गई, तस्वीर की भांति एक एक कर आंखों के सामने आने लगी। कमला जी की अभी नई नई शादी हुई थी। उनके पति प्रकाश जी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। 3 जेठानी देवरानी भी, ये सबसे छोटी बहू थी और गरीब परिवार से आई थी। बाकी इनकी दोनों जेठानी काफी अमीर परिवार से थी। तो सास इस बात के लिए हमेशा ताने देती कि पता नहीं किस गरीब फकीर खानदान से आ गई है। कमला जी कभी अपनी सास की बातों को दिल पर नहीं लेती थी, तो दोनों जेठानी सास को सह देने लगती और तब तीनों मिलकर खूब कमला जी को खरी कोटी सुनाती। कभी तीज त्योहार में दोनों जेठानी के मायके से खूब सारा सामान आता, तो वहीं कमला जी के मायके से थोड़ा बहुत आता। कभी नहीं भी आता तो इस बात के लिए भी उन्हें खूब सुनाया जाता था। कितनी बार कमला जी विरोध करना चाहती थी, पर पति मना कर देती कि माँ के सामने मत बोलो, और कमला जी मन महसूस कर रह जाती। उसे याद है जब पहली बेटी हुई तो सासू माँ ने कैसे मुंह बना लिया था, होते का इंतजार कर रही थी और पोती हो गई। अरे, इसे तो मायके का लक्षण लग गया, इस पर तो माँ की परछाई पड़ गई। मेरे खानदान में तो सबसे पहले बेटा ही होता है, यहाँ तक कि जानवर को भी, और इसे बेटी हो गई। तब कमला जी को खूब रोना आया, लेकिन फिर वह भी सहन कर लिया। परंतु जब दूसरी बेटी हुई तब तो मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। मीना जी उनके खाने पीने में दिक्कत तो करती ही, ऊपर से बेटे को भड़काने लगी, इस बहू से पोता नहीं होगा, तुम दूसरी शादी कर लो। अपना जेठानी भी ताना मारने लगी कि तुम्हें बेटा नहीं है, तुमने तो अपने पति को बेटियों के कर्ज तले दबा दिया है।
कमला जी कभी अपने पति से ये बातें कहती तो हंसकर कहती, जिसे जो कहना है कहने दो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो और क्या चाहिए तुम्हें। तब कमला जी खुश हो जाती और धीरज धर लेती। अब दोनों पति पत्नी सोच रहे थे कि अब बच्चा नहीं करेंगे, 2 बेटी काफी है। लेकिन ससुराल वालों के साथ मायके वालों का भी दबाव पड़ा, तो उन्होंने एक तीसरा बच्चा कर लिया और भगवान को यही मंजूर था, तीसरी भी बेटी हो गई। अब तो सासू माँ ने बच्चा सहित उसे घर से निकाल मायके भेज दिए। तू कुलच्छनी है, अभागी है, खाली बेटी जनेगी, तो मेरे बेटे का वंश कैसे बढ़ेगा, खानदान कैसे बढ़ेगा। जा तो निकल जा। और अपने बेटे पर दूसरी शादी के लिए दबाव डालने लगी। तब भी बेटा मुस्कुराकर रह जाता। क्या हो गया माँ, बेटा और बेटी में आजकल कोई फर्क नहीं है। लेकिन माँ कहाँ समझती, उन्हें तो पोता चाहिए। रात दिन रट लगाए बैठी रहती। कहते हैं ना, घर में रोज की क्लय एक दिन लग ही जाती है। वही हुआ। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। कमला जी के पति काम से बाहर गए थे और घर लौटते समय बारिश की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और वही उनकी मृत्यु हो गई। कमला जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पति की सरकारी नौकरी थी, तो अनुकंपा पर उन्हें शिक्षक की नौकरी मिल गई। परंतु ससुराल वाले चाहते थे ये नौकरी उनके दोनों जेठ में से किसी को मिले। पर कमला जी ने जिद करके कहा कि मुझे 3 बच्चे हैं, तो मैं अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करूंगी, इसलिए नौकरी मैं ही करूंगी। और जिद करके नौकरी कर ली। इस गुस्से में दोनों जेठ जेठानी ने सास को खूब चढ़ाया, उल्टा सीधा सिखाया और कमला जी को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। कमला जी रोती बिलखती रह गई। मैं 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, मायके में भी कोई आसारा नहीं है, मुझे कुछ नहीं तो रहने के लिए कमरा ही दे दीजिए। लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। वह रोती बिलखती रह गई। उनके आंसू देखकर भी मीना जी का दिल नहीं पिघला। तब कमला जी ने मीना जी के पैर पकड़ लिए। माँ जी, आप तो मेरी सास है, बच्चों की दादी है, कम से कम आप तो समझिए। मैं अकेली औरत 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मुझे बाकी संपत्ति में कोई हिस्सा मत दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, बस रहने को एक छत दे दीजिए, प्लस भी रह जाऊंगी, 3 बच्चों का पालन कर लूंगी। तब सासू मां लात मारते हुए बोले, मेरे बेटे को तो खा गई, अब किस हक से यहां रहेगी। फिर तुम बेटियों की मां हो तो दोबारा कैसा हिस्सा, कोई हिस्सा नहीं होगा। जहां मन होता है वहां जा, अगर नहीं संभाल सकती तो इतनी बेटी पैदा क्यों किया। जा कहीं फेंक दे, मार दे। जब कोई रखने को तैयार नहीं हुआ तो कमला 3 बेटियों के साथ घर से निकल गई। जमीन जायदाद और छत तो दूर, किसी ने एक समय का खाना बनाने के लिए अनाज तक नहीं दिया। 3 बच्चों के साथ घर तो छोड़ दिया, पर अब आगे क्या कमला जी को समझ नहीं आ रहा था। क्या करूं और कहां जाऊं, बहुत परेशान हो गई। उन्हें परेशान देख उनके स्कूल के प्रधान अध्यापक ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब रोती हुई उन्हें सारी बातें बता दी। सुनकर उनका भी कलेजा पसीज गया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप कुछ दिनों तक स्कूल में ही रह जाइए, जब घर की व्यवस्था हो जाए तब आप यहाँ से चली जाइएगा। तब कमला जी 3 बेटियों को लेकर उसी स्कूल में रहने लगी जिसमें मैं पढ़ाती थी। इसी बीच छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई और जब डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला उसके पैर में पोलियो हो गया है। काफी इलाज कराया, आराम तो हुआ, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई, जिस वजह से वह ठीक से चल नहीं पाती। स्कूल में वह अच्छे से रहने लगी, लेकिन ये बात बाकी लोगों और शिक्षकों को पसंद नहीं आई। वह कमला जी और प्रधान अध्यापक को लेकर खिल्ली उड़ाने लगी, मजाक उड़ाने लगी। उस दिन समझ में आया, सिर्फ औरत ही औरत की दुश्मन नहीं होती, मर्द भी बड़े दुश्मन होते हैं। अपने चरित्र पर उंगली उठते हुए देख तो उन्होंने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ले ली और उसमें रहने लगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने घर का सामान जुटाया और जमीन लेकर घर बनाया। 3 बेटियां काफी होशियार, समझदार और पढ़ने में तेज तरार थी। पढ़ाई पूरी होते कमला जी की दोनों बड़ी बेटियों की शादी बिना किसी दहेज की हो गई।
लेकिन छोटी बेटी पोलियो की वजह से दिव्यांग थी, इसलिए अब कमला जी को बहुत चिंता होने लगी कि इसकी शादी कैसे होगी। तब सपना ने कहा, माँ, आप मेरी शादी की चिंता मत करो, मुझे पढ़ने दो, मुझे डॉक्टर बनना है, पहले पढ़ाई कर लूं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, फिर शादी के बारे में देखूंगी। बेटी की बात सुन कमला जी बोली, मैं प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हूँ, कहाँ से इतना पैसा लाऊंगी जो तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई करा दूं। लेकिन कहते हैं ना, जा चाहा वहां रहा, वही हुआ काफी हद तक। मदद बड़ी बेटियों और के दामाद ने की थी, और बाकी मेडिकल कॉलेज में उसकी फीस माफ हो गई। जो प्रोफेसर उसे पढ़ाते थे उन्होंने बिना फीस लिए ही सपना को पढ़ाया। कमला जी ने कई बार पूछा भी फीस के बारे में, तब वह प्रोफेसर कहते, सपना बेटा को डॉक्टर बनने दीजिए, फिर सारी फीस उसी से ले लूंगा। सपना ने भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और आज वह एक सफल डॉक्टर बन गई। इधर कमला जी भी पिछली बीती सब बातें भूलकर अपने बच्चों में घुल मिल गई। अब वह ससुराल और सास की बातें यादें नहीं करती थी, और ये वापस परिवार के लोगों ने कभी नहीं बुलाया और ना ही कमला जी कभी गई। लेकिन सपना ने जब कल से बूढ़ी अम्मा का नाम लिया तभी से कमला जी का मन विचलित हो रहा था कि आखिर कौन है वह अम्मा। क्या मैं सच कह रही हूं कि दोनों बेटे बहनों ने सच में घर से निकाल दिया? ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं भी तब जब ये इतनी बुजुर्ग हो चुकी है। क्या सोच रही हूँ बहू, मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? मीना जी की बात सुनकर कमला जी वर्तमान में लौट आई। नहीं अम्मा, मैं सुन रही हूँ और विश्वास भी हो रहा है, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या बताऊं बहू, तुम्हारे घर से जाने के बाद कुछ दिन तक सब ठीक ठाक रहा, फिर दोनों भाई आपस में बंटवारा करने के लिए झगड़ा करने लगे। मैं जब उन दोनों को समझाने लगी तब वे दोनों मुझसे लड़ने लगे। अंत में मैंने सारी संपत्ति दोनों भाइयों में बराबर बांट कर दिया। जब मैं अपने लिए हिस्सा रखने लगी तो दोनों ने कहा, आप हमारे साथ रहना, तो अलग हिस्सा लेने की क्या जरूरत है। मैं भी सहमत हो गई उनकी बातों से, पर बाद में दोनों बहुएं झगड़ा करने लगी कि मैं किसके साथ रहूं। दोनों आपस में झगड़ रहे थे, माँ को तुम रखो तुम रखो। फिर कुछ महीने करके दोनों मुझे रखने को तैयार हो गए, और जिसके साथ रहती वह बहू मुझसे नौकरों की तरह व्यवहार करती, घर का सारा काम करवाती और खाना खाना परेशान करके देती, वह भी समय से नहीं। जब तक शरीर में ताकत थी तब तक सारा काम करती रही, पर जब समय से खाना ना मिले तो आखिर शरीर कब तक चलेगा, कब तक साथ दे सकता है। तो वह भी दिन पर दिन कमजोर और बीमार होती चलेगी। फिर तो दोनों बेटे बहू में से कोई भी मुझे मुड़कर देखना तक नहीं चाहता था। खाना पीना और इलाज तो बहुत दूर की बात है। मुझे इस तरह देखकर सिर्फ कभी उन दोनों के बच्चे बोलते कि माँ, दादी को खाना दे दो, तब दोनों बहुएं तुनक कर बोलती, पता नहीं बूढ़ी कब मरेगी। इतना ही नहीं, वह रोज मुझे कोसने लगी, घर से निकल जाने को कहा और कहीं भी डूब मरने को कहने लगी। मुझे देखते तो उनके माथे पर सरबटे पड़ जाती थी। कि सब सुनकर जब नहीं बर्दाश्त हुआ तब मैं घर से निकलकर मंदिर में रहने लगी। किसी ने एक बार भी नहीं बुलाया, लेकिन हाँ, बहू को ये याद रहा कि मेरे हाथ में 4 सोने की चूड़ियां हैं। बस वही चूड़ियों को लेने के लिए उसने मुझे फिर से घर बुलाया और बोलकर मीना जी फूट फूट कर रोने लगी। कमला जी ने उन्हें पकड़ लिया और आंसू पोंछने लगी। अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? और उस वक्त आप कहाँ जा रही थी? मीना जी चुप हो गई। बताइए ना अम्मा, आप कहाँ जा रही थी उस रात इतनी तेज बारिश में? नदी में डूबने जा रही थी। सुनकर कमला जी को मानो चक्कर सा आ गया। वे परेशान सी हो गई। माँ बे क्या कह रही है? सही कह रही बहू। दोनों बहुओं ने सब कुछ छीन लिया। हाथ में बस सोने की 4 चूड़ियां थी। उसी पर दोनों की नजरें थी कि कब मैं बढ़ जाऊं और सोने की चूड़ियां दोनों के हाथ लग जाए। लेकिन जब मैंने नहीं दिया तो उसी गुस्से में पिछले 4 दिनों से दोनों ने मुझे कुछ खाने नहीं दिया। पानी पीकर मैं कब तक जीवित रहती? जब नहीं बर्दाश्त हुआ तब उस तेज बरसात में मैं घर से निकल गई। लेकिन देखो, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया
और मेरी पोती को भेज दी। उसने मुझे बचा लिया। वह मैंने जिस पोती को इतना दुख दिया, इतनी बद्दुआ दी, आज उसी पोती ने मेरी जान बचा दी। जिसके लिए इतना पाप किया, इतना सब किया, उसने तो पलट कर देखा तक नहीं कि मैं मर गई या जिंदा हूं। बहू, तो मुझे मत रखना, मुझे जाने दो। मैं अब ठीक हूं। मैं कहीं काम करके अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। क्यों माँ, अब ऐसा क्यों बोल रही है? क्यों नहीं रहेंगी? क्या कमी है यहाँ पर? और कहाँ जाएंगी? अब बात किसी कमी की नहीं है बहू, लेकिन किस मुंह से रहूं? इसी मुंह से तुझे मैंने कितनी गालियां दी, कितने अपशब्द कहे, कितनी बद्दुआ दी। इसलिए नहीं रह सकती, शर्म आ रही है मुझे। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है दादी। आप मेरी दादी हैं और आप यहाँ से कहीं नहीं जा रही हैं। ये मैं बोल रही हूँ। पीछे से आते हुए सपनाने का। दादी शब्द सुनते मीना जी फूट फूट कर रोने लगे। तुम्हें पता चल गया मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी दादी हूँ। हाँ दादी, मैंने सब बातें सुन ली। और हाँ, पहले जो कुछ भी हुआ मैंने नहीं देखा, लेकिन आज जो सामने मेरी दादी बैठी है वह बहुत अच्छी है और मुझे दादी की जरूरत है। मैं वर्षों से माँ के साथ रह रहकर बोर हो गई हूँ। मैंने कितनी बार माँ से पूछा मेरे दादा दादी कहाँ हैं, लेकिन माँ ने कभी कुछ नहीं बताया। अब जब आप यहाँ आ गई हैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। आप हमारे साथ यहीं रहेंगी, समझी? अगर नहीं समझी, जिद करेगी तो आप जानते हैं ना, मैं डॉक्टर हूँ, मोटे मोटे इंजेक्शन लगा दूंगी। सुनकर दादी हंसते हंसते रो पड़ती। पोती सपना की बात सुनकर मीना जी रोते रोते हंस पड़ी और सपना को गले से लगाते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची, माफ कर दे अपनी दादी को। मैं तो तुम लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हूं, लेकिन तू बोल रही हो तो मैं रहूंगी। लेकिन अब मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ भी नहीं, पर हाँ, ये सोने की 4 चूड़ियां हैं, तुम रख लो बेटा। और जितना आशीर्वाद होगा मैं सब तेरे लिए करूंगी। दादी, एक बात कहूं, आपकी दी हुई एक भी बद्दुआ में नहीं लगी। मैं तो दुआ में बदल गई। देखो तो मैं कितनी खुश हूं। और बताया आपको मैं कितनी बड़ी डॉक्टर हो गई हूँ। तो चूड़ियां अभी आप ही पहनी, यही काफी है। हाँ मेरी बच्ची, तुम बहुत बड़ी डॉक्टर है और बड़ी बन जा, दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर बन जा। खूब नाम कमा, माँ बाप का खूब नाम रोशन कर। तुम्हें मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। सुनकर सपना दादी से लिपट गई और माँ को इशारा किया तो कमला जी भी पुरानी सारी बातें भूलकर सास से गले से लिपट गई। तभी पीछे से आवाज आई, सपना बेटिया, मेरी फीस कहाँ है? याद है ना तुम्हें, मैंने कहा था कि जब तुम डॉक्टर बन जाओगी, कमाने लगोगी, तो तुमसे फीस ले लूंगा। मैं तुम्हें याद नहीं हूं कि भूल गई? सबने पीछे मुड़कर देखा तो वही प्रोफेसर साहब थे जिन्होंने सपना को बिना फीस ले पढ़ाया था। कमला जी और सपना उठकर खड़ी हो गई और बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। सर आप यहाँ आइए, बैठिए ना। मैं बैठूंगा जरूर, पर मुझे मेरी फीस पहले दोगे कि नहीं, ये जवाब दो। जी सर, आपकी जो फीस बनती है मैं सब देने को तैयार हूँ। बताइए क्या फीस है आपकी? कमला जी ने कहा। पक्का दोगी कमला जी? आपकी दया से बेटिया डॉक्टर बन गई, अच्छा कमा रही है, तो क्यों नहीं दूंगी फीस? बताइए तो, आपकी फीस क्या है? मेरी फीस ये है कि मैं चाहता हूँ सपना बेटिया मेरे घर की बहू बन जाए। मेरा एक बेटा डॉक्टर है, मैं उसके लिए आपसे सपना का हाथ मांगने आया हूँ। सुनकर सपना शर्मा कर घर के अंदर चली गई। वहीं कमला जी की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। सर, मैं नहीं चाहती कि आपका आभार किस तरह व्यक्त करूं। मेरी सारी चिंता दूर कर दी आपने। लेकिन लेकिन क्या कमला जी, मेरी बेटी दिव्यांग है। क्या आपका बेटा? कमला जी अभी अपनी बात पूरी करती उससे पहले प्रोफेसर साहब ने कहा, आप कैसी बातें कह रही हैं? मुझे और मेरी बेटी दोनों को सपना बहुत पसंद है और हमें सपना बेटिया के दिव्यांग होने से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपकी हाँ हो तो हम पंडित जी से मिलकर जल्दी सगाई और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। कमला जी ने भी हंसते हुए कहा, जी सर बिल्कुल, और शुभ काम में देरी कैसी? कमला जी, अब आप मुझे प्रोफेसर साहब नहीं समधी जी बोलिए। सुनकर सब हंसने लगे। तभी सपना अंदर से
चाय नाश्ता लेकर आई। उसने सबके पैर छुए, दादी का भी आशीर्वाद दिया। अगले दिन पंडित जी आए, सगाई और शादी के शुभ मुहूर्त निकाल दिया। 1 महीने बाद ही शुभ मुहूर्त निकला। बड़े धूमधाम से सपना का विवाह हुआ और सपना ससुराल चली थी। लेकिन जाते जाते उसने डॉक्टर पति से कहा कि मेरी माँ का हम बहनों के अलावा और कोई नहीं है और मैं चाहती हूँ कि अपने ससुराल और सास ससुर के साथ मैं माँ का भी ख्याल रखूं। और अब तो बूढ़ी दादी भी है तो उनकी भी देखभाल करनी होगी। पति ने हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, हमारी माँ और हमारी दादी। एक बात और, तुम अकेले नहीं, हम मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। सुनकर सपना खुशी से पति के गले से लग गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।